Hello everyone. So this is our book of social science, Our Land, Our World, and today we are going to learn about administrative structure, growth of colonial army and civilian administration, which is chapter 3. Okay. Now moving on to the first topic, which is evolution of British administration in India. Okay. So within a short span of less than a century, the British became the masters of the whole of India. तो एक सेंचुरी से भी कम समय में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे वो मास्टर बन गए थे किसके, हमारे इंडिया के। उन्होंने उस पे कब्जा कर लिया था। द The administration of British territories in India was entirely in the hands of East India Company. So the second thing is जो कि administration था यहाँ का, इंडिया का, जो इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हैंड पे था? वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। वही उन्हें आदेश देती थी कि आपको ये करना है और फिर वो काम करते थे। इसके बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू डिवाइस सुटेबल मेथड टू कॉन्कर कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर द कंट्री। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड, तरीके निकाले कि वो कैसे कॉन्कर कर सके और कंट्रोल कर सके और एडमिनिस्टर कर सके, अपना राज चला सके, अपने रूल्स रेगुलेशन चला सके। कहाँ पे? हमारी कंट्री में, जो कि थी इंडिया। राइट। देयर वर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें बात करी गई कि उनके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। किसके? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन इंडिया। राइट। सो फर्स्ट था टू इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड। अब जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, उससे से ज्यादा फायदा किसको पहुंचे? कंपनी को। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश का जो राज था ना हमारे ऊपर, उसको स्ट्रेंथन भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, इंडिया के ऊपर जो राज था उसको स्ट्रेंथन भी करना है और उसको अच्छे से मेंटेन भी करना है। थर्ड था टू मेक देयर पोजेशन प्रॉफिटेबल टू द ब्रिटिश इन ऑल रिस्पेक्ट। तो जो भी ब्रिटिश की पोजेशंस थी यहाँ पे, जो भी फैक्ट्रीज थी, कुछ भी था, मतलब फैक्ट्रीज थी कहो या व्यापार था, उसको सब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाओ। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। राइट। जो भी इंडिया में उनकी पोजीशन थी उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश को मिले। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हिच इज द कमर्शियल ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी कंप्राइज्ड द अर्लीस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इन इंडिया। तो जो कमर्शियल ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने सबसे पहले वाले जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनको नियुक्त करा था। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, इसके बाद द विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बुक्सर 1764 brought rich resources of Bihar and Bengal within the control of the British। अब ये जो दो बैटल हुए थे 1957 और 1964 में, इसने क्या करा था कि ब्रिटिश के कब्जे में दो दो देश आ गए थे, दो राज्य आ गए थे, सॉरी। फर्स्ट था बंगाल एंड सेकंड था बिहार। अब इसके जो भी रिच रिसोर्सेस थे, कह सकते हैं हम खनिज थे, राइट, वो भी किसके कब्जे में आ गए होंगे? वो भी ब्रिटिश के कब्जे में आ गए थे। इसके बाद हाउएवर द ग्रीड ऑफ द कंपनी ऑफिशियल लेड टू इट्स फाइनल बैंक्रप्सी। बट जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनकी क्या थी? लालच उनका बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इससे क्या हुआ कि फाइनल बैंकरप्सी हो गई, मतलब दिवाला बन गया उनका, बैंक भी खाली हो गए, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गई। ठीक है, इसके बाद द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लीवे रिजल्टेड इन ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्री and rule of the Jamidar and
an overall decline in agriculture production, industry and trade. ठीक है, अब इस एक और चीज क्या हुई थी, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में था, ठीक है, वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? हमने पहले पढ़ा था कि वो रॉबर्ट क्लीवे ने इंट्रोड्यूस करा था, राइट? तो इससे क्या हुआ, जो पीजेंट्री थी, मतलब जो भी किसान थे, जो भी गरीब किसान थे, उनका क्या ऑपरेशन, मतलब उनकी प्रताड़ना बढ़ती गई, उन पे ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद जमींदार जो होते थे उनके लिए भी ये बहुत बुरा था। इसके बाद इससे क्या हुआ, इस चीज से ये हुआ कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, राइट, और इंडस्ट्री और ट्रेड थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, राइट, वो क्या हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा कमी आने लग गई। ना ट्रेड अच्छा हो रहा था, ना वो इंडस्ट्री अच्छी तरह फल फूल रही थी, ना प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, राइट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अ डेवेस्टेटिंग फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1770 एडेड टू द वूज ऑफ द पीपल ऑफ द बंगाल। ओके, तो इसके साथ ही एक अकाल पड़ा था 1770 में बंगाल में, जिसने क्या करा, बंगाल के जो लोग थे वो वैसे ही परेशान थे उस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम से। उसके बाद इस अकाल ने उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ा दी, और ज्यादा उन्हें तकलीफें पहुंचने लग गई। वैसे ही एग्रीकल्चर में क्या हो रहा था, कम प्रोडक्शन हो रही थी, कम ट्रेड हो रहा था, ये इंडस्ट्री अच्छी तरह नहीं चल रही थी। इसी के साथ जब अकाल पड़ा तो उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, द कंपनी सफर्ड सिवियर फाइनेंशियल लॉसेस while its official amassed huge profit and wealth. These corrupt officials after their retirement lived a luxurious life in Britain and were nicknamed as nabobs. So इस जो कंपनी थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रही थी कि ट्रेड नहीं हो रहा था, राइट। तो उन्हें क्या फायदा पहुंचता, ना उनके पास सामान पहुंच रहा है ना पैसे। इससे क्या हुआ, उन्हें काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस से सफर करना पड़ा। बट साथ ही में ये बात हुई कि जो उसके ऑफिशियल्स थे, मतलब जो उसके कंपनी के नियुक्त करे गए ऑफिशियल्स थे, वो अच्छी तरह फल फूल रहे थे, अपनी लग्जूरियस लाइफ ब्रिटेन में मेंटेन करी हुई थी उन्होंने, क्योंकि वो करप्ट ऑफिशियल्स थे, राइट। वो करप्शन से, मतलब अपने लिए तो वेल्थ उन्होंने रख रखी थी और प्रॉफिट भी कर रहे थे, पर वो कंपनी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। और उन्हें एक निकनेम दिया गया था, किसका, नवाब्स का। ये हम कह सकते हैं कि ये नवाब्स जो होते थे, हैदराबाद उधर के नवाब जो होते थे, जो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते थे, ऐसे ही इन्होंने भी, इनको निकनेम दिया गया नवाब्स का, उससे इंस्पायर होके। ओके, now moving on to next paragraph, which is the company required a lot of funds to carry on wars. So जो कंपनी थी उसे ज्यादा से ज्यादा फंड चाहिए थे, किस लिए, लड़ाई के लिए, है ना। अब लड़ाई जब वॉर होती है तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इट अपील टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख पाउंड्स। तो कंपनी ने क्या करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात रखी कि हमें वॉर के लिए लोन चाहिए, कितना है, 10 लाख पाउंड का। तो पार्लियामेंट, the British Parliament shocked at this because while the company was asking loan to make up for financial losses at its officials were returning home with enormous help. वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वो क्या था, वो एकदम शॉक्ड हो गया कि कंपनी को इतना लॉसेस हो रहा है, ये तो हमसे लोन मांग रही है, पर जो इसके ऑफिशियल्स हैं वो तो इनॉर्मस वेल्थ, मतलब इतने ज्यादा वेल्थ के साथ वहां से लौट रहे हैं इंडिया से, क्योंकि वो करप्ट थे, राइट। क्वेश्चन वर ऑल्सो रेज्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबाउट द राइट ऑफ ट्रेडिंग कंपनी टू अक्वायर पावर ऑफ टेरेस्ट्रियल सोवेरिटी। तो इस बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन भी उठाए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आपके ट्रेडिंग के राइट्स क्या हैं, आपकी पावर क्या है, राइट। इसके, इन सब के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी से पूछा। The parliament asserted its right to control the company affair as a precondition of granting a rule.
लोन सॉरी। तो जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक शर्त रखी कि अब वो कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी वो करती हैं, ट्रेड करती हैं, ये इसका कंट्रोल अब वो रखेंगी। ठीक है, इसका कंट्रोल अब ब्रिटिश पार्लियामेंट रखेगी। मतलब वहाँ ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ के रूल रेगुलेशंस हैं कंपनी को, वो मानने पड़ेंगे। और इसी कंडीशन में उन्हें लोन दिया जाएगा। देयर बिगेन द एनैक्टमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन विच बॉट द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्राउन। अब इसके साथ क्या हुआ कि अब कंपनी ने ये बात मान ली ताकि उन्हें लोन मिल जाए, और अब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के अंडर आ चुकी थी। मतलब अब ये उन्हीं वहां की गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। द प्रोसेस बिगेन विद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 and culminated in 1858 when the company power were taken over by the British Crown। तो ये प्रोसेस की क्राउन के अंडर काम करेगी। ये एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कंपनी पावर वर टेकन ओवर बाय ब्रिटिश क्राउन। ओके, द कंपनी सीज टू एग्जिस्ट इन 1873 एंड इंडिया बिकेम अ प्रीशियस जूवेल ऑफ क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो कंपनी थी वो 1873 में अब खत्म हो चुकी थी, और जो इंडिया अब किसके हाथों में आ गया था, किसके अंडर आ गया था, ब्रिटिश एम्पायर के, उधर के क्राउन के अंडर। ठीक है, और उसे बोला जाता था कि ये ब्रिटिश जो क्राउन है उसका एक बहुत प्रीशियस ज्यूल है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और इसमें इसमें कुछ बातें दी गई हैं जो इस एक्ट में थी। तो the main provisions of the regulating act were as under। फर्स्ट पॉइंट था, the governor of Bengal was made the governor general of British India। Warren Hastings was appointed the first governor general of India। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो क्या बनाए गए, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उन्हें पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, देयर वुड बी काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। तो 4 मेंबर की एक काउंसिल होती थी, एक काउंसिल में 4 मेंबर होते थे, और उन्हें किसे असिस्ट करना पड़ता था, गवर्नर जनरल को, जो कि उस टाइम थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, इसके बाद द गवर्नर जनरल was empowered to control the presidencies of Bombay and Madras in matters of war and peace with the native state, but in case of an emergency they could act on their own। तो गवर्नर जनरल को ये पावर मिली हुई थी कि वो प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के मैटर्स में, भले ही वो वार का हो या पीस का हो, दूसरी स्टेट से उसका उनके कंट्रोल था, वो उसे कंट्रोल करते थे। ठीक है, और और अगर इमरजेंसी की बात आती थी, यानी कि कुछ अगर उन्हें निर्णय लेना हो तो वो खुद ब खुद निर्णय भी ले सकते थे, उन्हें ये अ, दी गई थी। Now the next point is the act provided for a Supreme Court at Calcutta with the Chief Justice and 3 assistant judges। तो जो एक्ट था उसने प्रोवाइड करा था क्या, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करा था, और फिर एक चीफ जस्टिस भी प्रोवाइड करा था, और उसके बाद 3 असिस्टेंट जजेस भी प्रोवाइड किए गए थे। और कहाँ था ये, कैलकटा पे। फिर सर एलिजा एम्पे वाज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। तो ये जो थे व्यक्ति सर एलिजा एम्पे, वो अपॉइंट करे गए थे एज अ चीफ जस्टिस। इसके बाद द सुप्रीम कोर्ट वाज एम्पावर्ड टू ट्राई सिविल, क्रिमिनल एंड अदर केसेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पास ये ताकत थी कि वो सिविल, क्रिमिनल और अदर केसेस को मतलब बैठा सकते थे, उन केसेस के मुकदमा चल सकता था उधर पे, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे। ओके, इसके बाद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिफोर द ब्रिटिश ट्रेजरी।
तो जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थे, मतलब जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो उनको बोला गया था कि आपको अपने अकाउंट ऑफ इनकम, मतलब आपकी कितनी इनकम हुई है और आप कितना खर्च करते हो, ये सब ब्रिटिश ट्रेजरी के सामने आपको रखना पड़ेगा। पहले क्या था कि वो जो थे ऑफिशियल्स, वो करप्ट थे और पूरी कंपनी डूब रही थी लॉसेस से, पर वो अपनी लग्जूरियस लाइफ मेंटेन कर रहे थे, फायदा उठा रहे थे। पर अब क्या हो गया था, इन जो भी ये डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैं, इनको क्या करना पड़ता था, अपनी इनकम दिखानी पड़ती थी ब्रिटिश ट्रेजरी के सामने, और अपना कितना खर्च होता है वो भी दिखाना पड़ता था। The Regulating Act was the first step towards parliamentary control over company and centralized administration in India. So ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि था 1773 में आया था, ये फर्स्ट स्टेप था कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। और इसने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी कर दिया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो अब ये दूसरे एक्ट की बात आ रही है, जो कि 1784 पे लाया गया था। पहला एक्ट था 1773 में, दूसरा एक्ट आया 1784 में। पिट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द फेमस बिल नोन एज द पिट्स इंडिया बिल। तो ये एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने ही नाम पे एक फेमस क्या था, बिल लाया गया, जो उसका नाम था द पिट इंडिया बिल। The act created a board of control to supervise, direct, and control the political affair of the company. So इस एक्ट ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, ठीक है। और इस ये सुपरवाइज करते थे, डायरेक्ट करते थे और कंट्रोल करते थे, उन्हें आदेश देते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि आपको पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब जो भी राजनीतिक अफेयर्स होते थे, उन्हें कैसे मेंटेन करना है, राइट। It provided for a committee of secrecy consisting of 3 directors, which was to replace the court of director in political and military matters. इसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑफ सेक्रेसी, और उसमें कितने डायरेक्टर थे, 3 डायरेक्टर थे। उस कमेटी में 3 डायरेक्टर थे, जो कि जिन्होंने रिप्लेस कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मैटर्स। जो भी पॉलिटिकल या उनकी आर्मी मिलिट्री से जुड़े हुए मैटर्स थे, उनको कौन संभालती थी अब, कमिटी ऑफ सेक्रेसी, जिसके डायरेक्टर थे 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पॉलिसी एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड। सो इसके बाद जो पॉलिटिकल्स मैटर्स थे, ठीक है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक मैटर्स थे और जो कमर्शियल मतलब व्यापार के मैटर्स थे, इन दोनों को अब क्या करा, सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग बांट दिया गया। द एक्सपेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर टू बी बोर्न बाय द कंपनी। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जितना भी खर्चा आता था, वो किसको उठाना पड़ता था, कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा उठाना पड़ता था। The Council of the Governor General was to consist of 3 members instead of 4. One of them was to be the Commander in Chief of India. अब द काउंसिल ऑफ जो गवर्नर जनरल थी, अब उसमें 3 मेंबर बन चुके थे इंस्टेड ऑफ 4। पहले 4 थे, पर अब 3 बन गए, और उसमें से एक मेंबर जो होता था वो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया होता था। ओके, द गवर्नर जनरल वाज टू अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ द क्राउन। तो जो गवर्नर जनरल जो थे, वो अपॉइंट किए जाते थे बाय द डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर्स द्वारा वो अपॉइंट करे जाते थे गवर्नर जनरल। इसके साथ डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना पड़ता था, किसका, क्राउन का, मतलब वहां का जो राज है ब्रिटिश का, क्राउन, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद पिट इंडिया एक्ट इज अ लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। It introduced the system of dual control from England. The act helped the unification of India by making the Governor General supreme. ठीक है, ये जो एक्ट है, ये एक लैंडमार्क बताया जाता है
कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, इससे काफी सीख लेते हैं। और ये जो एक्ट था इसने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इसने इंडिया को एकता समझाई, मतलब यूनिफाई करा, एक साथ मिलाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक को पावर में रखा था और वो था गवर्नर जनरल सुप्रीम। ओके। द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लेम्ड सुपरमेसी ओवर द कंपनी पोजेशन इन इंडिया, सुप्रीमेसी। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने अपना वर्चस्व कह लो या अपना कब्जा कह लो, जो कंपनी के पोजेशंस थे इंडिया में, वो बताया, वो जमाया। ठीक है। इसके बाद द एक्ट लास्टेड टिल 1858 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो एक्ट था ये 1858 तक चला। इसके बाद जो फिर ये खत्म हो गया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डायरेक्टली वो डायरेक्टली किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के हाथ में। ठीक है। नाउ मूविंग और टू नेक्स्ट एक्ट विच इज चार्टर एक्ट। ओके, दिस इज चार्टर एक्ट। The English East India Company got the right to trade with India by the Royal Charter issued in 1600. It was renewed every 20 years. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया ट्रेड करने का इंडिया से, और ये कौन से एक्ट चार्टर से मिला था? कौन से एक्ट से? रॉयल चार्टर इशू इन 1600। ठीक है। जब रॉयल चार्टर इशू करा गया था 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया था कि वो इंडिया के साथ अपना ट्रेड कर ले, और वो रिन्यू करा गया था, मतलब वो हर 20 साल में ये जो था चार्टर ये रिन्यू कर लिया जाता था, बदला जाता था, इसमें कुछ बदलाव किए जाते थे। द एक्ट ऑफ 1786 was made Cornwallis the commander in chief of the Indian forces। तो जो एक्ट था 1786 का, उसमें क्राउन वेलिस नामक व्यक्ति थे, उन्हें कमांडर इन चीफ बना दिया ऑफ द इंडियन फोर्सेस। इसके बाद ही वॉज ऑल्सो गिवन द पावर टू ओवर राइड हिज काउंसिल ऑन हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के साथ उन्हें पावर मिली गई कि वो ओवरराइड करे अपने काउंसिल को, और इन अपने ही कंधों में लेके, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ओवरराइड कर सकते हैं, उन्हें इतनी पावर दी गई थी। इन 1793 द कंपनी वाज गिविंग अ न्यू चार्टर एक्ट। अब 1793 में एक नया चार्टर एक्ट दिया गया कंपनी को। The Act of 1793 was very long one. It repealed many old laws, consolidated the existing one. However, it did not make any changes. So now moving on to next topic, which is Charter Act of 1813. Okay. An influential section comprising rich businessmen demanded to abolish the monopoly of the company in trade. सो जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन था एक रिच बिजनेसमैन का, कहाँ पे? ब्रिटिश में, ब्रिटिश राज में, वो उसने क्या डिमांड करा कि मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ मेरा ही राज हो। ठीक है। तो कंपनी का ट्रेडिंग जो व्यापार था उसमें क्या मानना था कि सिर्फ उन्हीं का राज हो, सिर्फ वही राज करें इंडिया पे और वही ट्रेड करें। तो जो रिच बिजनेसमैन का ग्रुप था, एक सेक्शन था, वो डिमांड कर रहा था कि इस चीज को खत्म करा जाए, कि सबको मौका मिले कि वो इंडिया में ट्रेडिंग कर सके, व्यापार कर सके। बट ऑल्थो स्टॉलवर्ट्स लाइक वॉरेन हेस्टिंग, मैल्कम एंड मुनरो डिफेंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी। पर इसी के साथ साथ जो बहुत हार्ड वर्किंग सपोर्टर्स थे किसके? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सपोर्ट करते थे कि मोनोपोली बरकरार रहे। और वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, मैल्कम एंड मुनरो। ओके। द एक्ट ऑफ 1813 brought about many changes in it। तो जो एक्ट था 1813 का, चार्टर एक्ट, उन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस लाए इस चीज में, और इसके मेन प्रोविजंस थे द कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स मोनोपोली ट्रेड विद इंडिया। जो कंपनी था उसका जो मोनोपोली ट्रेड विद इंडिया था वो
खत्म करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल इंग्लिश पीपल। इसके साथ ही जो इंडियन का जो ट्रेड था वो सभी इंग्लिश पीपल के सामने रख दिया गया कि आप भी ये कर सकते हो। इसके साथ द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स कमर्शियल एंड टेरिटोरियल अकाउंट सेपरेटली। कंपनी ने एक जरूरी बात और हुई कि वो उनके कमर्शियल और टेरेस्ट्रियल अकाउंट्स जो थे और टेरिटोरियल अकाउंट्स जो थे उन्हें अलग अलग रखा गया। द कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू मेक लॉज, रेगुलेशन एंड आर्टिकल ऑफ वॉर फॉर द इंडियन ट्रूप्स। जो कंपनी था उन्हें इतना मतलब उन्हें इतनी ऑथराइजेशन थी कि वो लॉज भी बनाए, रेगुलेशंस भी बनाए और आर्टिकल्स ऑफ वॉर भी बनाए। किसके लिए? इंडियन ट्रूप्स के लिए, मतलब इंडियंस जो सेना थी उनके लिए। द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया वर एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश द गिल्टी। तो जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनपे ये पावर थी कि वो टैक्सेस लगाएं लोगों पर और लोगों को पनिश करें जो गिल्टी होते थे। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिलीजियस लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। तो इसी के साथ साथ रिलीजियस लर्निंग और एजुकेशन ऑफ द इंडियंस भी प्रोवाइड करी गई इस एक्ट में। टू मेक स्पेशल प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन केसेस इन विच द ब्रिटिश एंड इंडियंस वर इन्वॉल्व। और इस एक्ट ने एक स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द केसेस जिसमें ब्रिटिश और इंडियंस दोनों इन्वॉल्व होते थे उसमें वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते थे। इसी के साथ द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बिशॉप और रिलीजियस वेलफेयर ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो जितने भी यूरोपियंस थे जो इंडिया में रहते थे उनके लिए एक बिशॉप बिशॉप जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी के जो रिलीजियस क्लर्गी होते हैं उन सबके से बड़े होते हैं बिशॉप। उनको अपॉइंट कर दिया गया फॉर रिलीजियस वेलफेयर, जितने भी यूरोपियंस इंडियन में रहते थे उनके लिए। ओके, टू मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। The Charter Act of 1833 further brought about a reduction in power of the company. Its main provision included the following. जो चार्टर एक्ट था 1833 का उसने क्या करा? रिडक्शन कर दिया कंपनी की पावर में, उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया गया और उसके जो मेन प्रोविजन थे वो थे इट सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश कंपनी इन इंडिया। Governor General of Bengal became the Governor General of India. Presidencies of Bombay, Madras, and Bengal and other British possessions were placed under control of Governor General in Council. So इसके बाद उसने सेंट्रलाइज करा एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ इंग्लिश कंपनी इन इंडिया। इसके साथ ही उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंसीज थी जो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल की, वो किसके कंट्रोल में आ गई थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के। President of the Board of Control became Minister of Indian for Indian Affairs. इसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे अब वो मिनिस्टर बन चुके थे इंडियन अफेयर्स के। The Charter Act also brought about a legislative centralization of India. A uniform system of laws for the whole country was brought about. अब क्या था कि इंडिया में एक ही रूल, मतलब एक ही रूल सिस्टम चलता था, पूरी सारे लॉज एक ही तरीके के थे, सबके लिए समान थे, और ये कहाँ लाया गया? इंडिया में। The law member was added to executive council of the Governor General. Madras and Bombay were to keep their separate armies under commanders in chief. जो मद्रास और बॉम्बे थी उनकी एक सेपरेट आर्मीज बनी हुई थी जो कि किसके अंडर काम करती थी? कमांडर्स इन चीफ के। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्डिफिकेशन ऑफ द लॉज इन इंडिया। अब आया चार्टर एक्ट 1853। पहले ये था 1813, फिर आया 1833 और फिर बदला गया चार्टर एक्ट
1853। इसमें नए नए बदलाव हो रहे थे, ठीक है, टाइम पीरियड में, और ये एक्ट था जो सबसे ज्यादा लंबा चला इंडिया में। द फर्दर इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब इस एक्ट के साथ क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था कंपनी के ऊपर या अफेयर्स पर, वो ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा कंट्रोल करने लग गए। द मेन प्रोविजंस जो थे वो इस प्रकार थे। लॉ मेंबर वर मेड अ फुल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। जो लॉ मेंबर थे अब फुल मेंबर बन चुके थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल के। इसके साथ कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल was made essential for all legislative proposals। इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल का कंसेंट लेना जरूरी था, जो भी लेजिस्लेटिव मामले होते थे, प्रपोजल्स होते थे, उनके लिए। प्रोविंसेस वर अलाउड टू सेंड वन रिप्रेजेंटेटिव ईच टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। The Chief Justice of Supreme Court of Calcutta was to be an ex-officio member of the council. A separate governor of the Presidency of Bengal was to be appointed. अब एक सेपरेट गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को अपॉइंट करा गया, ठीक है। इसके बाद द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स वर रिड्यूस टू 18 and 6 were to be nominated by the crown। The number of जो डायरेक्टर्स थे उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया टू 18 and 6 तक ला दिया गया, और वो किसके द्वारा नॉमिनेट करे जाते थे, क्राउन के द्वारा। द एक्ट ऑथराइज द क्राउन टू अपॉइंट अ लॉ कमीशन इन इंग्लैंड। इसी एक्ट ने क्या करा कि क्राउन को ताकत दे दी कि वो अपॉइंट करे एक लॉ कमीशन इन इंग्लैंड। Moving on to next topic, which is administrative setup under the company. So now moving on to next topic, which is civil services. The Governor General Council was assisted by a large number of officials which constituted the civil service. तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो असिस्ट करती थी किससे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स थे, और उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट करा था क्या, सिविल सर्विस। द इंडियन सिविल सर्विस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस सर्विसेज इन द वर्ल्ड। सो जो इंडियन सिविल सर्विस जो है वो क्या बनी, एफिशिएंट, पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस सर्विस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वो सबसे एफिशिएंट, पावरफुल थी। In the beginning, the company officials and employee included traders and clerks who discharged the duty of the administrative officers as well। तो जो in the beginning मतलब शुरुआत में जो कंपनी के ऑफिशियल्स और एम्प्लॉय थे उनमें कौन कौन आते थे, ट्रेडर्स आते थे और क्लर्क्स आते थे। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करा गया ड्यूटी से ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एज वेल, ठीक है। दे वर लो पेड, इनएफिशिएंट एंड करप्ट। तो जो वो ये जो एम्प्लॉय थे, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो ट्रेडर्स और क्लर्क्स थे, वो क्या थे, लो पेड थे, उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। इसी के साथ वो इनएफिशिएंट थे और करप्ट भी थे, ठीक है। लॉर्ड Cornwallis is regarded as the real founder of the British civil service in India। तो रियल फाउंडर जिन्हें कहा जाता है ब्रिटिश सिविल सर्विस का इन इंडिया में, वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ओके, ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द ऑफिशियल्स। उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए, किसके लिए, ऑफिशियल्स के लिए। पहले जो थे वो करप्ट थे, जो भी ऑफिशियल्स थे करप्ट थे, लो पेड थे, पर अब जो इन्हें रियल फाउंडर जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रूल्स बनाए गए। उसी के साथ उन्होंने प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स उसको
रोक दिया गया। जो उनका प्राइवेट जो व्यापार होता था कंपनी के काम से अलग, को भी रोक लगा दी गई। अगर आप ऑफिशियल्स हैं कंपनी के, तो आप सिर्फ कंपनी के लिए ही ट्रेडिंग करेंगे, ना ही कि अपना अलग व्यापार खोलेंगे। इसी के साथ उनकी सैलरीज जो थी वो भी बढ़ा दी गई, उनकी सैलरीज रेज कर दी गई। तो इसी के साथ क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स थे, यही वाले जिनकी सैलरी ट्रेड करी गई और काफी अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस में उन्हें काम करने के लिए कहा गया, उनको प्राइवेट ट्रेडिंग पर उनकी रोक लगा दी गई और वो सिर्फ कंपनी के लिए ही ट्रेडिंग करेंगे ये बोला गया। तो वो क्या बन गए? हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट्स इन द वर्ल्ड। वो ऑफिसर्स अब क्या बन गए थे? वो बन गए थे हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। The prestige and high salaries of these services began to attract young men of aristocratic family. So जो अब इस नौकरी में, इस पोजीशन में इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, इतना रुतबा था, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था? जो यंग मैन थे, अमीरों की फैमिली के, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक मतलब इन्फ्लुएंशियल और अमीर फैमिली जो होती थी, उसके जो यंग मैन, जो यंग लड़के थे, वो इस नौकरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इस सर्विसेज की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। By the Act of 1853, a system of open competition to the Indian civil services was introduced. तो एक्ट जो था 1853 में, उसने एक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, मतलब ये खोल दिया किसके लिए? इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है। अब कोई भी इसमें कॉम्पीट कर सकता था इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने के लिए। द हायर पोस्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिशमैन। अब इसी के साथ एक और चीज थी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी उनमें सिर्फ इंग्लिशमैन ही अप्लाई करते थे और उन्हीं की उसमें सिलेक्शन होती थी। और उसमें सबॉर्डिनेट जो पोस्ट होती थी, उससे जो नीचे पोस्ट होती थी, उनमें इंडियंस जा सकते थे। ठीक है। Young recruits of the civil service in India had no knowledge of Indian affairs। और अब जो यंग रिक्रूट्स थे, जो यंग लोग जो भर्ती हुए थे इन सिविल सर्विसेज में, उन्हें कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी कि इस इंडियन अफेयर्स में कैसे काम करा जाए। इंडियन अफेयर्स की कोई नॉलेज नहीं थी। जिस जॉब के लिए, जिस पोजीशन के लिए उन्हें भर्ती किया गया, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो इसीलिए लॉर्ड वेल्सली established a Fort William College at Calcutta to train them। तो जो लॉर्ड वेल्सली थे, उन्होंने एक फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश करा। कहाँ पे? कैलकटा में। In 1806, however, the work of training the official was shifted to Haileybury College in England। पर ये कॉलेज तो था, ये शिफ्ट हो गया 1806 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। The British India was divided into several districts, each under collector who was the key man in the administration। तो अब जो था ब्रिटिश इंडिया, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गई थी और वो किसके अंडर काम करते थे? एक कलेक्टर के अंडर, जो कि की मैन था इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल overall responsible for the collection of revenue and maintenance of law and order। ठीक है। अब वो क्या करता था? वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, इसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। कौन? कलेक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज आर्मी। The army was important for the protection and extension of British Empire in India। तो आर्मी जो था एक वो महत्वपूर्ण पार्ट था, सबसे पहले प्रोटेक्शन का, उसके बाद एक्सटेंशन का ब्रिटिश एम्पायर का इन इंडिया में। ठीक है। द कंपनी आर्मी वाज फर्स्ट रेज ड्यूरिंग कार्नेटिक वॉर्स। तो जो कंपनी की आर्मी थी वो सबसे पहले कब बनाई गई? ड्यूरिंग कार्नेटिक वॉर। लेटर द प्रेसिडेंसीज डेवलप देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। इसके बाद प्रेसिडेंसीज जो थी, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी बना ली। द बल्क ऑफ आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड सिपाहीज who chiefly came from present उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। तो जो आर्मी थे उसमें ज्यादातर कौन लोग होते थे? इंडियन सोल्जर्स होते थे और सिपाही होते थे, जो कि ज्यादातर कहाँ से आते थे? उत्तर प्रदेश और बिहार से।
ठीक है, दे वर अवेलेबल एट लोअर सैलरीज, द हाईएस्ट पोजीशन हेल्ड बाय एन इंडियन सोल्जर वाज दैट ऑफ सूबेदार। वो कम से कम सैलरी में काम करते थे, उन्हें बहुत लोअर सैलरीज मिलती थी। इसके साथ जो हाईएस्ट पोजीशन अगर कोई इंडियन उस आर्मी में हासिल कर सकता था तो वो पोजीशन थी सूबेदार की। ठीक है, एज नेशनल सेंटिमेंट वर ऑलमोस्ट एब्सेंट एट दैट टाइम, दीज इंडियन सोल्जर्स वर लॉयल टू देयर ब्रिटिश मास्टर्स। अब उस समय क्या था कि देशभक्ति की भावना लोगों में थी नहीं, तो ये जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश मास्टर्स के काफी लॉयल थे। ठीक है, काफी लॉयल थे अपनी ब्रिटिश मास्टर्स के। इसी के साथ साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोल्जर्स के साथ आर्मी में, राइट, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया आर्मी में इंडियंस के साथ, तो उसने क्या कहा, उसने क्या करा, इट लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर वही इंडियन सिपाहियों ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विद्रोह स्टार्ट कर दिया कब, 1857 में। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट पिलर था वो था पुलिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू अ रेगुलर फोर्स। In 1791, a superintendent of police was appointed for Calcutta. तो 1791 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था वो अपॉइंट करा गया था कैलकाटा के लिए। अदर टाउन्स वर प्लेस अंडर कंट्रोल ऑफ कोतवाल्स, वहां पे कोतवाल्स भी होते थे, तो जो दूसरे टाउन्स थे उन्हें कोतवाल के अंदर रहना पड़ता था। द डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू थानास। तो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती थी, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का थाना ये है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट का थाना ये है, तब भी क्या हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट थी वो डिवाइड हो गई थी थानाज में, यानी कि पुलिस स्टेशन में। वॉज प्लेस्ड अंडर कंट्रोल ऑफ दरोगा, और उस वो थाना किसके अंडर होता था, दरोगा के अंडर। लेटर ऑन ईच डिस्ट्रिक्ट वर प्लेस अंडर कंट्रोल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद क्या हुआ, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट थी वो किसके अंडर आ गई, अब कंट्रोल में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर। द विलेजेस हैड चौकीदार्स, जो विलेज होती थी उधर पे कौन काम करते थे, चौकीदार। द पुलिस वर इल पेड एंड हैंस वर करप्ट, जो पुलिस तो थी उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी, इसी कारण क्या थे, वो करप्ट थे। दे ऑप्रेस द पीपल एंड देयरफॉर वर अनपॉपुलर विद द पीपल। वो क्या करते थे, वो लोगों को ऑप्रेस करते थे, वहां की जो जनता है उन्हें प्रताड़ित करते थे, इसी के साथ साथ लोगों के अंदर उनके प्रति काफी बुरी भावनाएं थी। द हाई पोस्ट इन द पुलिस डिपार्टमेंट वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश। इसमें भी क्या था कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी उस वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए थी। द पुलिस सक्सीडेड इन curbing the anti-social element and also helped in suppressing the growing national spirit। जो पुलिस जो थी वो एंटी सोशल जो लोग थे उन्हें खत्म करने की उसमें सक्सेस हुए थे, खत्म करने में। इसी के साथ जो नेशनल फीलिंग जो ग्रो होती थी, मतलब लोगों के अंदर अपने देश के प्रति भावनाएं उत्पन्न होती थी, उसके प्रति वो कुछ स्टैंड लेते थे, तो उसे भी दबाने में कौन सक्सेसफुल हुई थी, पुलिस। ठीक है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। Now moving on to next topic, which is judicial organization. In the beginning of administration of justice was carried out on the basis of traditional laws of Indians. तो अब पहले क्या होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थी, जो मुकदमे चलाती थी, वो किसके बेसिस पे होते थे, ट्रेडिशनल लॉज ऑफ इंडियंस के। जो ट्रेडिशनल लॉज हैं हमारे, उसके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो था वो कैरिड आउट होता था। जैसे कि द शास्त्रास इन द केस ऑफ हिंदूज, ट्रेडिशनल लॉज किस पे डिपेंड करते थे, जो शास्त्रास हैं हिंदूज के केसेस में, और शरीयत है जो मुस्लिम्स के केसेस में, इसके बेसिस पर जस्टिस दिया जाता था। पर क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स established a civil and criminal court in each district। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या करा, सिविल एंड और क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश करा, बनाया, और यहाँ पे ईच डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ अपील।
तो जो ये दो कोर्ट थे वो थे कोर्ट ऑफ अपील, सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत वर ऑल्सो सेटअप। और ये दो कोर्ट भी बनाए गए थे, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। तो एक हिंदू और मुस्लिम लॉज का क्या है, कंपाइल करा गया उन्हें। और वो क्यों करा गया था? कि जजेस को गाइड करने के लिए कि आपको मुकदमे में कैसे लड़ना है, क्या करना है, उस बारे में हिंदू और मुस्लिम लॉज के को कंपाइल करके जजेस को दिया गया। इसके बाद एक केस हुआ था, नवीन कुमार, a high caste Brahmin was sentenced to death by Supreme Court under British law। तो जो नवीन कुमार थे वो एक हाई कास्ट ब्राह्मण थे जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये किसके अंडर हुआ था? ब्रिटिश लॉ के अंडर। द इंडियंस ग्रेटली रिजेंटेड इट। और जो इंडियंस थे उन्होंने इस चीज का बहुत बुरी तरह से विरोध करा। In 1781, it was decided that the English law would applicable to India to Englishmen in India and not to Indians। तो इसी से क्या डिसाइड हुआ? उन्होंने एक ये बात कर दी कि हाई कास्ट ब्राह्मण को डेथ की सजा सुना दी गई, जिसकी वजह से उन्हें लोगों का काफी विद्रोह सहना पड़ा। तो इसी से ये डिसाइड हुआ कि जो भी ब्रिटिश लॉज हैं वो सिर्फ इंग्लिश मैन पे डिपेंड करेंगे। जो इंग्लिश मैन वहां पे ऑफिशियल्स हैं इंडिया में उन पे डिपेंड करेंगे, इंडियंस पे नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं होंगे। इन 1793 द एक्सेप्टेबल कस्टम्स ऑफ द इंडियंस पर कंपाइल्ड। अब 1793 में क्या करा गया? जो एक्सेप्टेबल कस्टम्स हैं इंडियंस के उन्हें कंपाइल करा गया। ठीक है। अ न्यू कोड वाज नोन एज द बंगाल रेगुलेशन 1793। अब उसके बाद एक न्यू कोड बनाया गया जिसे बंगाल रेगुलेशन 1793 कहा गया। Thus, a system of written laws was introduced in India for the first time। इसके बाद क्या हुआ कि जो सिस्टम था लिखे हुए रूल्स का, लॉस का, वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में पहली बार। ठीक है। और उसका नाम था बंगाल रेगुलेशन 1793। The new system of law was known as Indian Penal Code, the Civil Procedure Code and Code of Criminal Procedure। अब न्यू सिस्टम ऑफ लॉ का इंट्रोड्यूस हुआ जिनका नाम था इंडियन पीनल कोड, द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बाद 1865 में जो दो अदालत बनाई गई थी, सदर दीवानी और सदर निजामत, उनको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर दिए गए। कहाँ पे? कैलकाटा में, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, मद्रास जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और मुंबई जो मुंबई के नाम से जाना जाता है। ओके। इसके बाद द फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। द ब्रिटिश स्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ in India, which meant that all were equal before the law। All distinction based on caste and religion were done away with। तो ब्रिटिश ने एक स्टैब्लिश करा रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ का ही रूल होगा इंडिया में। इसका मतलब ये होता है कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, हर कोई इक्वल है। अब इसमें कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे ब्रिटिश जुडिशियल लॉ के, वो थे इनैक्टेड लॉ रिप्लेस्ड कस्टमरी लॉज। तो इनैक्टेड जो बनाए गए रूल्स थे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उन्होंने रिप्लेस कर दिया जो कस्टम्स वाले लोग थे, जो नॉर्मल लोग बनाते थे उनको। ठीक है। जो कास्ट के बेसिस पे, उस बेसिस पे जो लॉज बनाते थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी was established with the codification of laws that apply to both the ruler and the ruled। तो जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी हो गई। ठीक है। और स्टैब्लिश करी गई, इसके साथ ही कोडिफिकेशन, मतलब जो लॉज जो थे उन्हें लिखित रूप से अप्लाई करा गया। किस पर? रूलर पर भी, जो राज कर रहे थे, और जिसपे वो राज करते थे रूल पर भी। ठीक है। रूलर वो थे जो राज करते हैं और रूल्ड वो होते हैं जो राज के अंडर काम करते हैं। ठीक है।
litigation became very expensive, hence out of reach of poor masses. Although the judicial system professed equality before the law, the Europeans were tried in special court by British judges. अब जुडिशियल सिस्टम ने जो था वो इक्वालिटी तो बोला कि हाँ लॉ के सामने हर कोई इक्वल होते हैं, बट जो यूरोपियंस के अगर मुकदमे चलते थे वो स्पेशल कोर्ट्स में चलते थे बाय ब्रिटिश जजेस द्वारा। ठीक है,